हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। सैम पित्रोदा बोले, भारत में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। भाजपा ने कहा 150 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया। 45 दिनों से चल रहा महाकुंभ खत्म लेकिन भीड़ मौजूद। मोदी ने लिखा युग परिवर्तन की आहट। दिल्ली में महाशिवरात्रि पर नॉनवेज खाने पर विवाद, एबीवीपी का आरोप, व्रत तोड़ने की कोशिश हुई। असम के मोरीगांव में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, ओडिशा में भी महसूस किए गए झटके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बागियों को ताउम्र बैन करना ठीक नहीं, 6 साल की पाबंदी काफी। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र सरकार की मंजूरी, रिपोर्ट में दावा 10 मार्च से होने वाले स्तर में लाना संभव। मणिपुर सीएम की रेस में फिर मैतेई चेहरे, 10 मार्च से पहले बन सकती है सरकार। तमिलनाडु में बोले अमित शाह, तमिल ना बोल पाने के लिए माफी मांगता हूं, यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। ओडिशा के लिंगराज मंदिर में महादीप चढ़ाने के दौरान हादसा, सीएम मांझी ने घायलों से की मुलाकात। पुणे में सरकारी बस में महिला से रेप, पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर पार्किंग एरिया में हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर कर्नाटक के एक भाजपा नेता ने 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाया है। इस पर पित्रोदा ने बुधवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत में मेरे पास कोई जमीन नहीं, घर या शेयर कुछ भी नहीं है। कर्नाटक भाजपा नेता एएन रमेश बेंगलुरु से पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पित्रोदा ने 5 अफसरों की मदद से बेंगलुरु के यलहंका में 12.35 एकड़ की सरकारी जमीन अवैध रूप से हासिल की है। उन्होंने लीज की अवधि खत्म होने के बाद भी जमीन वापस नहीं की। जमीन की वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। रमेश ने ईडी और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर अनुरोध किया कि जमीन कब्जे मामले में शामिल अधिकारी समेत सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। 45 दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो चुका है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, कारें संगम तक जा रही हैं, मेले में दुकानें भी लगी हैं। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। मोदी ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। महाशिवरात्रि के मौके पर बुधवार को दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। एसएफआई और एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। एसएफआई ने कहा कि एबीवीपी के कुछ छात्रों ने एक फीमेल स्टूडेंट को पीटा है। सोशल मीडिया एक्स पर पिटाई का वीडियो भी शेयर किया। उधर विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि एसएफआई के छात्र उनका व्रत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एबीवीपी की तरफ से इस पूरे मामले का बयान आया। दोपहर में कुछ छात्र व्रत का खाना खा रहे थे, तभी वामपंथी गुंडों ने जानबूझकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। जब मेस में सात्विक भोजन परोसा जा रहा था तो एसजीआई से जुड़े लोगों ने जबरन नॉनवेज खाना परोसा। इसके बाद वे मारपीट करने लगे। असम के मोरीगांव में गुरुवार सुबह रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका सेंटर बंगाल की खाड़ी में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 6:10 पर आया और इसकी गहराई 91 किलोमीटर थी। भूकंप से किसी को हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भूकंप का असर नेग्लिजिबल रहा। अब तक किसी भी तरह के नुकसान और हताहत होने की खबर नहीं आई है। हालांकि पारादीप, पुरी और बहरामपुर समेत कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए। एक्सपर्ट के अनुसार 5.1 तीव्रता का भूकंप मध्यम श्रेणी का होता है, जिससे घरों में कंपन और माइनर डैमेज हो सकता है। केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन पाबंदी लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया, कहा कि 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन प्राप्त है।
इस तरह की अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र ने कहा याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के जैसी है। ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विपरीत है। वकील अश्वनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट स्तर के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट स्तर का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट स्तर के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसे विपक्ष ने फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 फरवरी को वक्फ विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था, जिसमें जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। मणिपुर में भाजपा एक बार फिर से मैतेई कम्युनिटी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम की रेस में 3 नाम आगे चल रहे हैं। तीनों मैतेई समुदाय के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह भी मैतेई समुदाय के हैं। हालांकि कुकी के साथ भाजपा के कई मैतेई विधायक अब उनके खिलाफ हैं। मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच 3 मई 2023 से हिंसा हो रही है। बीरेन्द्र सिंह पर हिंसा के दौरान मैतेई को कुकी के खिलाफ उकसाने के आरोप है, जिसके चलते 9 फरवरी को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। नए सीएम के नाम पर विधायकों में सहमति नहीं बनने पर केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्य में अभी विधानसभा भंग नहीं हुई है। ऐसे में भाजपा 10 मार्च से पहले सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं। इनमें 27 मैतेई, 6 कुकी, 3 नागा और 1 मुस्लिम है। एनडीए के कुल 42 विधायक हैं। इसमें नेशनल पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के भी 5 विधायक शामिल हैं। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है। शाह बुधवार को कोयम्बटूर में ईर्षा फाउंडेशन में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, सबसे पहले मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल न बोल पाने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे सदगुरु के निमंत्रण पर यहां आने का अवसर मिला। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और बढ़ गया था। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, जिनमें से एक हिंदी भी होगी। तमिलनाडु में इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता जगह जगह हिंदी लिखे नामों पर कालिक पोत रहे हैं। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर जलता हुआ दीपक मंदिर के शिखर पर चढ़ाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह घटना बुधवार रात 10:40 पर हुई, जब एक पुजारी महादीप को लेकर 11वीं सदी के भगवान शिव मंदिर के शिखर पर चढ़ रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घायल हो गए। इसके बाद एक अन्य पुजारी ने महादीप को सफलतापूर्वक मंदिर के शिखर पर स्थापित किया। खुर्दा जिले के कलेक्टर चंचल राणा ने बताया कि घायल पुजारी जोगेंद्र सम्राट को इलाज के लिए कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लिंगराज मंदिर जाकर यात्रा के दौरान घायल हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम मांझी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रशासन घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठा रहा है। पुणे के व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस में मंगलवार सुबह 26 साल की महिला से रेप किया गया।
घटना पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर हुई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पहचान लिया गया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है। पुलिस ने उसे अरेस्ट करने के लिए 8 टीमें बनाई हैं। आरोपी का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। महिला घरों में काम करती थी। वह अपने गांव जाने के लिए बस में चढ़ी थी। घटना से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 5:45 से 6:30 के बीच हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला से बात करते दिखा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे दीदी कहकर बुलाया। महिला ने उससे गांव जाने वाली बस के बारे में पूछा तो आरोपी उसे बस में ले गया। बस एक तरफ खड़ी थी, उसमें रोशनी भी नहीं थी। महिला ने कहा कि उसने झिझकते हुए पूछा कि लाइटें जल क्यों नहीं रही हैं, तो उसने कहा कि अन्य यात्री सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही वह बस में दाखिल हुई तो उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। उसने अपनी साथी को घटना की जानकारी दी तो दोनों ने जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।